हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9 होगा और हम इसमें कुछ फार्मूले करेंगे। 4-5 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर होगा या इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इसमें और 1.4 कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, हमने पिछली क्लास में रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीज़ हमने देख लिया था। अब फार्मूले देखेंगे। क्लास 9th और लेक्चर कौन सा है, 9। ठीक है, क्लास 9th और लेक्चर 9। ओके, लिखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसको लिखने से पहले यहाँ पर लिख लो, जब ए व बी धनात्मक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो पहला नंबर लिखो, रूट ए इंटू रूट बी बराबर क्या होगा, रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मैं ये तब बोल रहा हूँ जब ए और बी क्या हो, धनात्मक हों। ठीक है, क्या हो, धनात्मक हों। अगर ऋणात्मक हो गए तो काम नहीं चलेगा, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इनमें से एक भी ऋणात्मक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तब जाके नहीं लगेगा फार्मूला। दोनों धनात्मक होने चाहिए। दूसरा, रूट ए ओवर रूट बी इक्वल अंडर रूट ए बाय बी। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो बी होता है ना वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, बी डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद जो तीसरा है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ये किसके बराबर होता है, ये a माइनस बी के बराबर होता है। ओके, जैसे अपने पास होता है ना फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, रूट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गए। 4th नंबर लिख लो, यही वाला है, ये तो इसी से डिराइव हुआ है ना, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये इसी से आया है, ज़्यादा खास नहीं है। 4था नंबर। फिर इसके बाद है फिर एक अलग अलग दिया। चलो 4 हो गए। 5वां नंबर देखो। 5वां नंबर ये बोल रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी और एक दूसरी संख्या है सी प्लस रूट डी, है ना। इसका जो होता है, अगर ये गुणा बनता होगा तो इसका इसके साथ गुणा करो तो कितना हो जाएगा, रूट ए सी हो जाएगा। ठीक है, और रूट ए सी के बाद इसका गुणा इसके साथ होगा ना, तो रूट ए डी हो जाएगा। फिर प्लस रूट बी सी हो जाएगा प्लस रूट बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला इसमें आ जाएगा। ये वाला कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, आई थिंक याद कर सकते हो, नहीं तो क्या करो, आज अगर या फार्मूला नहीं याद है ना तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, चलो 1-2 सवाल में इसका कराऊंगा, है ना। एक फार्मूला बेस होगा, एक विदाउट फार्मूला बेस होगा, तो समझ आ जाएगा।
इसके बाद 6 नंबर जो फार्मूला है, आई थिंक 8 क्लास में पढ़े होगे, अब मुझे पता नहीं है, बट अगर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। ओके, इसके बाद है रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका होता है ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस रूट बी, है ना। अरे वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, है ना। यहाँ पर क्या है, बस स्क्वायर था तो यहाँ पर रूट है तो ए एक ही बार आएगा, बस इतना फार्मूला ख़त्म हो गया। ठीक है, बाई चांस मान लो फार्मूला अगर भूलता है तो क्या करोगे, है ना। जैसे ये दोनों अगर भूल जाते हैं तो मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। सपोज़ करो मेरे पास लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 और 5 प्लस रूट 5। ओके, ये लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से सब अलग अलग है ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सारे सारे अलग है। तो कैसे करोगे इसको? देखो, ये जो 2 का गुणा है ना, 2 का गुणा क्या करोगे, ये जो 2 अपना है ये वाला, है ना, इसका गुणा इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो। तो क्या करोगे, 2 को यहाँ लिखो और अंदर क्या लिख दो, 2 को लिखने के बाद ये दोनों लिखो, है ना, 5 प्लस रूट 5। ठीक है, आप क्या करो, रूट 3 को उठाओ, इसको बस इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो, तो प्लस रूट 3 इंटू में 5 प्लस रूट 5। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना। इन दोनों को उठाओ, है ना, इन दोनों को उठाओ तो 2 का गुणा इसको उठा करके रखो, दोनों के साथ गुणा करने का मतलब कोष्ठक लगा दो। ठीक है, इसको उठाओ, दोनों के साथ ऐसे करो, बात समझ आ गई। अगर इसका उल्टा दिया होता, ये वाला इधर ये वाला उधर, तो उसको करते 5 को उठा करके इनके साथ रखते, फिर रूट 5 को उठा कर इनके साथ रखते। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर क्या पता चलता है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, है ना, और कितना हो जाएगा, ये 2 रूट 5 हो जाएगा, है ना, और प्लस अब इसका करो अलग से, तो 5 रूट 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो यही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये वाला भी कर सकते हो। अब चलो, ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए, अब इस पर कुछ सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। एक शब्द यहाँ पर बहुत बार आएगा, और आई थिंक 9th क्लास है, 10th में भी आएगा, 11th में आएगा, 12th में भी आएगा। तो जो बात होती है ना, क्या शब्द आता है, सरल करना। क्या आता है, सरल करना। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं या परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो दोनों का मिश्रण पढ़ रहे हैं। तो जब भी सरल करना शब्द आएगा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको परिमेय संख्या को अलग रखना है और अपरिमेय संख्या को अलग रखना है। अगर हमारे पास बीजी व्यंजक में यही चीज़ आ जाए कि बीजी व्यंजक में कुछ दिया है और उसको हमको क्या करना है, सरल करना है, मतलब उसमें सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है कि इस तरीके से करो इसको, है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास चर राशियाँ हैं, x है, y है, उनको सबको क्या करना है, अलग अलग करना है ना। तो हमेशा कभी भी अगर इस तरीके से पूछे तो उसका मतलब यही है, हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या करना है, अलग करना है, अलग, है ना, एक साथ नहीं लिखे होने चाहिए। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे। देखो, जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5। ठीक है, अब बोला है कि इसको सरल करो, तो इसको सरल करने का मतलब है कि इसमें केवल 2 पार्ट आने चाहिए। एक अपरिमेय संख्या का पार्ट आना चाहिए, भाग आना चाहिए, और एक परिमेय संख्या का भाग आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 परिमेय संख्या का भाग लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है ना। ऐसा नहीं हो, वो ग्रुप बना दो, परिमेय संख्या का अलग ग्रुप हो जाएगा और अपरिमेय संख्या का अलग ग्रुप हो जाएगा, ऐसे। तो इसको कैसे करोगे, देखो इसमें से क्या है जो जुड़ जाएगा। देखो, परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जुड़ेगी, तो 2 आ गया, तो 2 तो अब इसमें कोई परिमेय संख्या है नहीं। इसको देखो, ये रूट 5 है, ये रूट 5 है। जब भी हम अपरिमेय संख्या को तभी जोड़ सकते हैं इस तरीके से, अगर इनका जो रेडिकल फॉर्म होगा, मतलब जो घातांक रूप होगा। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, 5 है तो 5 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6। मतलब जब ये सेम होंगे और उनके अंदर का जो नंबर होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला सॉरी फ़र्क पड़ता है ना। ये वाला जो नंबर होगा ये सेम होना चाहिए
और ये वाला भी सेम होना चाहिए। ध्यान सुनना, ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम, ठीक है। यानी कि नंबर्स को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, मैं अभी दो चीज़ के लिए बता रहा हूँ, नंबर्स को जोड़ने के लिए और नंबर्स को घटाने के लिए, परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होना चाहिए, जो इसका रेडिकल फॉर्म होता है तो उसके अंदर जो लिखा रहेगा ये, और उसके जो ऊपर ये रेडिकल मतलब घातांक जो लगा रहेगा वो दोनों को दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये 5 जो है इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा वो देखो, इसके पहले 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पहले 3 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, ये 3 और 1 4, यानी इसको जोड़ दोगे और ये रूट, ये 5 एक ही बार आएगा, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है, देखना। ये 2 हो गया, हमने 2 को लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर 3 है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन रूट 5 आ रहा है ना, तो क्या करो रूट 5 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 3 1 4 हो गया। 4 इधर लाओ, 4 दशमलव गुणे के बाद उधर लिख दो, तो नॉर्मली क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, तो 4 रूट 5, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है, इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, कभी भी सरल करना शब्द आएगा तो अभी हम केवल परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो उसके सापेक्ष हम क्या बोलेंगे, सरल करने का मतलब परिमेय संख्या को अलग रखना है और अपरिमेय संख्या को अलग रखना है। अगर यही चीज़ हम बीजीय व्यंजक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या मतलब होगा, तो वहाँ पर एक्स को अलग रखना है, वाई को अलग रखना है, एक्स वाई को अलग रखना है, मतलब जितने भी टर्म होंगे सबको अलग अलग रखना है ना। एक साथ मतलब बहुत सारे टर्म नहीं आने चाहिए कि पता चले एक्स स्क्वायर एक टर्म आ रहा है ना, और उसी में 5 आ रहा है, मतलब 5x स्क्वायर आ रहा है या 6x स्क्वायर आ रहा है, तो वो अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, उनको सबको जोड़ के एक बना दो, अगर वो जुड़ रहे हैं तो, है ना। अगर सम हो रहे हैं तो उनको जोड़कर एक बना दो। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर ये सम हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं या कट रहे हैं, जो भी है उनको सब करके एक बना दो, है ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बना दो, तो उसको बोलते हैं सरल करना। ओके, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सरल करना का मतलब अलग होता है। फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ते हैं अभी, बीजीय व्यंजक और ये परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये होता है। ओके, ठीक है। चलो अब सवाल लगाते हैं। सवाल ये है अपना 5 रूट 7 5 रूट 7 और इंटू 2 रूट 5। क्या सवाल है? और प्रश्न 1 है 5 प्लस रूट 7, यही है ना, 5 प्लस रूट 7 और इंटू में 2 प्लस रूट 5, ठीक है। क्या करना है, इसको सरल करना लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, है ना। अब सरल करने का क्या मतलब है, देखना, ये पहले का पहला है, क्या मतलब है, देखो इसमें हमको ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बिल्कुल अलग अलग नहीं दिख रही हैं। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इनको सॉल्व करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कुछ ऐसे टर्म आ सकते हैं जो कि आपस में जुड़ जाएँ, है ना, या कैंसिल आउट हो जाएँ। हालांकि प्लस है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, है ना। तो उनको सबको अलग अलग करना है, मतलब हाँ अलग अलग करना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बिल्कुल दिखनी चाहिए कि मैं बोल सकूं कि इसमें अपरिमेय संख्या का भाग ये है, परिमेय संख्या का भाग ये है। तो चलो इसको करते हैं। फार्मूले बेस से भी कर सकते हो कि इसका गुणा इसके साथ होगा, बट हम अभी क्या करेंगे, मैनुअल करेंगे। इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या करूँगा मैं, 5 2 के साथ भी होगा प्लस रूट 5 लिख दूँगा, ठीक है, प्लस इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो रूट 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, ठीक है। इसको करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर प्लस 5 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 रूट 7 हो जाएगा। देखो जो नंबर होते हैं ना जनरली क्या लिखे जाते हैं, इधर लिखते हैं पहले, है ना, जो परिमेय संख्या होती है पहले लिखते हैं, फिर बाद में रूट लगाते हैं। ये जनरली की बात कर रहा हूँ, लिखने को हम उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो कि रूट के अंदर लिखा हुआ है ये, है ना, इसलिए हम पहले लिखते हैं इसको। ये चीज़ ध्यान रखना, लिखने को लिख सकते हो बट दिक्कत हो जाएगी ना, लगेगा कि रूट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए पहले लिखते हैं, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है इससे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये रूट 7 गुणे 5, 7 गुणे 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, ये 10 प्लस कितना हो गया, 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7, है ना, प्लस रूट 35, है ना।
अब देखो इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि रियल पार्ट कौन सा है, सॉरी परिमेय संख्या का भाग कौन सा है और अपरिमेय संख्या का भाग कौन सा है। देखो इसमें जितना ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये कौन सा है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जो ये वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ओके, अब देखो अपरिमेय संख्या आप नहीं जुड़ पाएंगे ना ये आपस में, क्योंकि इसमें कोई जुड़ने लायक बच नहीं रहा। अब जोड़ना है तो सबसे पहले देखो कि नंबर सेम है कि नहीं है ना, नंबर किसी में सेम नहीं है, और नंबर अगर सेम नहीं करेगा तो उसका जो करनी होगा, रेडिकल फॉर्म होगा, रेडिकल होगा, वो देखना पड़ेगा, है ना, जो कि रेडिकल सेम है सभी में, बट इसके अंदर का नंबर अलग अलग है ना, तो इसलिए नहीं जुड़ेगा ये। बात समझ आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, अब दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 5√5 + 5, क्या लिखा है, 5 + √5 और 5 - √5 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसका फार्मूला पढ़ो, कौन सा फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला है, सर्व समीका बोलेंगे ना, सर्व समीका। सर्व समीका कौन सा, a + √b इंटू a - √b का बराबर a² - b का इस्तेमाल करने पर, क्या लिखोगे, इस्तेमाल करने पर, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कर लो तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दो इसको, है ना, क्या करो डायरेक्ट लिख दो। चलो ये कितना हो जाएगा, ये 5 + √5 इंटू 5 - √5। ओके, a बराबर कितना 5 है, b बराबर √5 है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर, और माइनस b का मान कितना है, 5 है ना, b का मान √5 है, तो यहाँ पर b आया ना, तो b लिखेंगे। इसके बाद क्या है, ये क्या लिख रहा हूँ, ये b का मान 5 है ना यहाँ पर, ठीक है। 5 × 25 - 5 यानी कि 20 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल क्या है, परिमेय संख्या का भाग है, अपरिमेय संख्या का पार्ट इसमें नहीं है। ओके, तो अपरिमेय संख्या का पार्ट क्या है, पहली बात है ये नहीं, उसको जीरो भी नहीं बोल देंगे ना, है ना, जीरो भी तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जीरो भी तो क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, तो वो पार्ट है ये नहीं इसमें, है ना। हाँ, वो लिख सकता हूँ कि इसका जो भाग होगा वो होगा, बट आई थिंक रॉन्ग होगा वो, है ना, अपरिमेय संख्या है ही नहीं जीरो, तो कैसे लिख दूँगा वो। ओके, सो इस वजह से क्या होगा, इसमें केवल परिमेय संख्या का भाग आएगा, अपरिमेय संख्या का नहीं आएगा। चलो आप क्या करेंगे, दूसरा हो गया, अब तीसरा सवाल लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, √3 + √7 का होल स्क्वायर, √3 + √7 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें भी सर्वसमीका का यूज़ करके लगा लो, तो लिखेंगे हल, क्या हो जाएगा, सर्वसमीका √a + √b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a + 2√ab + b का इस्तेमाल करने पर, ठीक है। तो अब हल लिखो, इसमें क्या लिखोगे, √3 + √7 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, a का मान कितना है, √3, a का मान कितना 3 है, √3 नहीं है ना, प्लस 2, a का मान 3 और b का मान 7 और प्लस b का मान 7, तो इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 3 और ये वाला, ये रियल पार्ट है ना, तो इनको जोड़ लो, 7 3 10 हो जाएगा, प्लस 2√21। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें भी दिखा देता हूँ, ये अपना कौन सा भाग है, ये है अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या। और ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ओके, तो ये अपना ये सवाल यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अभी एक सवाल और है, उसमें क्या लिखा हुआ है? √7 बस वही वाला तो है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब एक चीज़ बहुत आता रहेगा, है ना, कि परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण हो गया, अंश का परिमेयीकरण हो गया, लेकिन नॉर्मली किसका परिमेयीकरण करते हैं हम? अभी तक हर का परिमेयीकरण करते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है वो बता देते हैं, है ना। देखो, जब भी बटे में हमको ना, जब भी हर में हमको अपरिमेय संख्या मिलती है तो हम क्या बोलते हैं? हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, हमको हर में कोई परिमेय संख्या मिल जाती है, और जब परिमेय संख्या मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना ईजी हो जाता है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं? हम परिमेयीकरण करते हैं। तो अब कौन सा सवाल है ये? पहले परिमेयीकरण का मतलब बता दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर सवाल नंबर कुछ है, सवाल नंबर 2 लिखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है कि 1/√2 का वो परिमेयीकरण करो, का परिमेयीकरण करो। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, 1/√2 है, इसका परिमेयीकरण करो तो कैसे करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इसको नंबर लाइन पे क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 1/, इतना करना पड़ेगा जो कि अपरिमेय संख्या है ना। तो मुश्किल है ना। 1 लिखो ऊपर, फिर √2 से डिवाइड करो, तो पता नहीं क्या आएगा। हालांकि कैलकुलेटर में भी करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, बट इसको और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे कि √2 को ऊपर कर देते हैं। इससे हो जाएगा ना। देखना क्यों करते मैं वो तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखोगे हल। अब परिमेयीकरण करने का क्या मतलब होता है? जो भी अंश और हर में √2 का क्या करोगे? गुणा करने पर। क्या करोगे? √2 का गुणा करने पर। ओके, तो जैसे ऐसे देखो, अगर मैं √2 डिवाइड बाय √2 करूँ, ये तो बराबर 1 होता है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका गुणा इसके साथ कर दूंगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके साथ 1 का गुणा कर सकता हूँ, और 1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है? √2/√2 है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 1/√2 इंटू √2/√2 बराबर कितना हो जाएगा? √2/, इसका मान कितना होता है? 2 के बराबर होता है। यहाँ पर लिख दो, चूँकि √2 इंटू √2 बराबर कितना होता है? 2 के, तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो, अब क्या हो गया? ये 1/√2 के बराबर है। ये क्यों आया? समझ रहे हो? अब हम √2 को दर्शाना जानते हैं नंबर लाइन पे, और फिर उसको आधा कर देंगे। बात समझ आ रही? तो √2 को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे और फिर उसको हाफ कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सरल बनाने के लिए परिमेयीकरण करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये जब सिंगल नंबर रहेगा तब की बात करूँ। जब डबल नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे? ट्रिपल नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। ट्रिपल नंबर का हालांकि दिया नहीं है, बट इस तरीके के सवाल मिले नहीं अभी तक, है ना। और मिलेंगे भी तो वहाँ पर देखना पड़ेगा किस बेस पर हमको मतलब कैसा गुणा करना है। हमारा जो काम होगा ना वो पूरा होना चाहिए, है ना। जो परिमेयीकरण का मतलब है कि हम उसको नंबर लाइन पे क्या करें? ड्रॉ कर पाएँ, इसलिए हम परिमेयीकरण करते हैं। और उसके लिए ड्रॉ करने के लिए हमको उसको ईजी बनाना है ना, उसके फॉर्म को। तो वो फॉर्म करने के लिए जो भी हमको गुणा करना है वो करेंगे, है ना। चलो ये मिटा देता हूँ। जैसे एक सवाल लिखा 1/2 + √3, देखना, है ना। परिमेयीकरण का करना है। और प्रश्न नंबर 3 है ये। 1/2 + √3, है ना। 2 + √3 का
परिमेयीकरण करो। अच्छा एक बात बताओ, जब परिमेयीकरण इसमें बोला है तो मैं ऐसा क्या करूं कि हमको बटे में कोई परिमेय संख्या मिल जाए। ध्यान रखना, जब परिमेयीकरण की बात आती है तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमको बटे में एक परिमेय संख्या मिल जाए। यहाँ पर परिमेय संख्या का परिमेय और अपरिमेय संख्या के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर है ना, और दूसरा नंबर सिस्टम के बारे में बात होती है, जैसे 11th 12th जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है ना, सम्मिश्र संख्या, तो वहाँ पर दूसरी बात होती है। और अगर हम XYZ के मतलब बीजीय व्यंजक में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर अलग बात हो जाती है। अभी हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के कॉन्टेक्स्ट में ये बात पढ़ रहे हैं, परिमेयीकरण। सो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि परिमेय संख्या का परिमेयीकरण का हर का परिमेयीकरण करने का मतलब ये होता है कि हमको हर में हमको नीचे क्या चाहिए, हमको एक परिमेय संख्या चाहिए। तो मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ये बटे में क्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, और ऊपर कुछ भी हो जाए, ऊपर परिमेय आ जाए या परिमेय आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोचना स्टार्ट करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं हम, है ना। हो सकता है कि, है ना, अब देखो यहाँ पर दिक्कत आएगी, है ना। जो भी डिस्कवर किया होगा इसको परिमेयीकरण का कॉन्सेप्ट, उसको बहुत टाइम लगा होगा आई थिंक, है ना, इतना ईजी तो हुआ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उनके रिजल्ट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे देखना, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, अंश और हर में, अंश और हर में √3 2 माइनस √3 का गुणा कर दे तो क्या होगा, गुणा करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखना क्या मिलेगा। तो 1/2 प्लस √3 इसके बराबर हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे इसका गुणा करना है ना, 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3। देखो इसको कैंसिल आउट करो तो 1 बचेगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें, है ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 माइनस √3 डिवाइड बाय, अब देखो ये इसमें फार्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, है ना। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यानी कि a प्लस √b इंटू ए माइनस √b करके है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a² यानी कि 4 और माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3। बात समझ आ गई? तो अब इसको लिख सकते हैं 4 में 3 के 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3 के बराबर आ जाएगा। तो जब परिमेयीकरण की बात आती है तो जो रूट वाला साइन ये होता है ना, उसके पहले जो साइन रहता है उसको चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको फार्मूला ये पता है कि अगर दोनों ऐसे हो गए तो हमको a² माइनस b² का फार्मूला मिल जाएगा। और जैसे ही मिलेगा तो जब स्क्वायर लगेगा और एक्स्ट्रा कोई टर्म आ नहीं रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, मतलब हट जाएगा, वो अपने आप हट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि क्या हम इसी के पहले माइनस का साइन लगाएं, इसके पहले ना लगाएं, है ना, है ना। जनरली यही होता है ना कि जो रूट वाला साइन होता है, रूट के पहले जो साइन होता है उसको हम माइनस में लगाते हैं, इसके पहले क्यों नहीं लगाते, है ना। तो उसके पहले भी लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके पहले भी लगा सकते हैं, बट इन जनरल क्या करते हैं, इसके पहले लगाते हैं, है ना, रूट वाले। अब देखो मैंने क्या बताया परिमेयीकरण करने का मतलब कि अंश में हमको हर में क्या मिलना चाहिए, हमको हर में क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने जो बोला अगर वो बात सही है तो मैं चाहे इसके पहले माइनस लगाऊं, चाहे उसके पहले माइनस लगाऊं, ओके, या फिर दोनों के पहले माइनस लगा दूं। बात समझ रहे हो, दोनों के पहले माइनस लगा दूं तो हमको संख्या नीचे परिमेयीकरण मिल जाए, बस हो गया। परिमेय संख्या मिलनी चाहिए बस। तो चलो इसको करते हैं एक बार थोड़ा सा और देखना। अब मैं क्या करूँगा, इसके पहले साइन लगा दूंगा, है ना। तो 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 और गुणे में क्या कर दूंगा, -2 प्लस √3, ठीक है, ये और -2 प्लस √3 ऐसे कर दो। अब क्या करो, इसको लिख दो 1, ये लिख दो ऊपर, है ना, -2 प्लस √3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा
ऐसे कर लो इसको, √3 + 2 और √3 - 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस √3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा हो जाएगा ना, मतलब वही फार्मूला लग जाएगा। तो a² - b², तो ये 3 और -4, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना, ऊपर कितना आ गया, माइनस को ऊपर कॉमन ले लो तो बचेगा √3 - 2 बच जाएगा ऊपर, और बटे में -1 बचेगा। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस भी कट गया, तो कितना आया, √3 - 2 आ गया, ठीक है। तो आप किसी में भी साइन लगाओ, लेकिन इजी बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ हमको इसमें दिक्कत ना हो, तो हम क्या करेंगे, रूट के पहले साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने को आप इसके पहले भी कर सकते हो, जो मैंने लॉजिक बताया उसके बेस पर। बट अगर कभी आपको भूल जाता है तो किससे, मतलब साइन किसका चेंज करें, तो आप किसी का भी चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो रूट वाला साइन चेंज करो, वो सही रहेगा, बात समझ आ गया। लेकिन अगर आपको भूल जाता है किसका साइन चेंज करना है, तो झंझट ही खत्म, किसी का भी साइन चेंज कर दो, चाहे तो दोनों का साइन चेंज कर दो, लेकिन हमको बटे में परिमेय संख्या मिलनी चाहिए, बस इतना याद रखना कि हमको बटे में हर में परिमेय संख्या चाहिए, बस, ठीक है। चलो हाँ, इसके बाद एक सवाल और है, 5/√3 - √5, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, प्रश्न क्रमांक 4। क्या लिखा हुआ है, 5/√3 - √5, √3 - √5 के हर का परिमेयकरण। देखो, अंश का भी हर का परिमेयकरण होता है, अंश हर का भी होता है, लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, हर का करते हैं इन जनरल, ठीक है। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमको उस फॉर्म में बदलना है तो हम अंश का भी परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। इसका नाम ही है परिमेयकरण, आई थिंक हमने ना इसके नाम पर ध्यान नहीं दिया। परिमेयकरण करने का मतलब शायद यही होता है, आई थिंक, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, कि परिमेय संख्या बनाना, है ना। तो इसके नाम में यही है ना। तो इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और आई थिंक किसी टीचर ने नहीं बताया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जस्ट अभी आया कि ये परिमेयकरण करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, हमको ये करना है। चलो ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हल क्या करोगे, अंश और हर में, अंश और हर में क्या करोगे, √3 माइनस है तो प्लस, क्यों करते हैं मैंने कारण बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। √3 + √5 का गुणा करने पर, ओके। अब क्या करोगे, 5/√3 - √5 को गुणा करेंगे √3 - √5 इंटू कितना हो जाएगा, √3 + √5 डिवाइड बाय √3 प्लस √5, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 5 तो कॉमन ले लो तो बचेगा √3 + √5, ठीक है। बटे में a² - b² का फार्मूला लगेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 -5 का स्क्वायर 5, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5। अब क्या करोगे, ये बस आ गया अपना, कितना आया, माइनस ऊपर चला जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा, -5, सॉरी माइनस नहीं लेते अभी, √3 + √5 करने के बाद ये -2 आ जाएगा। हमको हर में क्या मिल गया, परिमेय संख्या मिल गई, ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो हमको परिमेय संख्या मिल गई, तो बस काम ख़त्म अपना। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
चलो, इसमें तो परिमेयकरण का ही है, तो अब प्रश्नावली कौन सी है? 1.4 है ना। क्या करेंगे? प्रश्नावली है ना, इसको मिटा देते हैं अभी। वन 1.4 है ना। मैं उसमें टाइमिंग भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, इसका कि कितने बजे से स्टार्ट हुआ। चलो, लगभग 35 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो जल्दी से कर लेते हैं ना, 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर लें इसको। देखो, हमको ये बताना है, पहला सवाल तो ऐसे ही है कि बताइए कौन सी संख्या क्या है, परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो मैं ना कुछ इसमें लिख देता हूँ, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, ये हमको क्या करना है, इसमें चयन करना है। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, चलो लिखो। तो पहला सवाल है 2 - √5। सेकंड जो है 3 + √23 और -√23। थर्ड नंबर जो है 2√7 / 7√7। फोर्थ नंबर जो है 1/√2 और फिफ्थ नंबर जो है वो है 2π। ओके, तो अब बताना है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। रुको, ठीक है, देखो कैसे डिसाइड करेंगे। एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, इनका जो जोड़ होता है ना, ये क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये क्या लिख देंगे? ये अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब इसको देखो, है ना, तो जो सरल करने का जो तरीका बताओ ना, सरल करना, उसका क्या मतलब होता है, उसको यहाँ पर लगा दो। तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये √23 से √23 क्या होगा? घट जाएगा। प्लस है माइनस है, तो ये कितना बचेगा? ये 3 बचेगा, है ना। और 3 क्या है? ये परिमेय संख्या है, तो लिख दो परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद देखो ये √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2/7 बचेगा, है ना। ये क्या बचेगा? परिमेय संख्या है। इसके बाद ये देखो, एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, तो इनका जो डिवाइड भाग देते हैं क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ये क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है अपरिमेय संख्या। इसके बाद ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, 2 से गुणा हुआ तो क्या बन जाएगा? ये अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? अपरिमेय। ओके, तो ये हमारा ये पहला सवाल ये ख़त्म हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पहला हो गया, अब दूसरा क्या कहता है? और दूसरा सरल कीजिए, व्यंजकों को क्या करना है? सरल करना है। तो इसमें से मैं ना कुछ सवाल उठा लेता हूँ। ये पहला ही सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्या कहता है? सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो पहला जो सवाल है उसमें 3 + √3, 3 + √3 इंटू 2 + √2, 2 + √2। ठीक है, हल करोगे, क्या करना है इसमें? बस इसका गुणा इसके साथ करो और इसके साथ करो। ठीक है, तो क्या कर लूँगा? 3 × 2 + √2, ओके, प्लस
इसका गुणा इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो, तो √3 × 2 + √2। चाहे तो सर्वसमीका वाला जो है फार्मूला भी लगा सकते हो, है ना। AC ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो AC और आपस में गुणा हो गया, फिर AD + BC और फिर BD, ऐसे करके लगा सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 6 हो जाएगा, फिर +3√2 हो जाएगा, फिर +2√3 हो जाएगा, ओके। और प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, अंदर का गुणा होगा 3 और 2 का 6, तो ये कितना हो जाएगा 6, फिर +3√2 +2√3 और +√6 भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो ये जो अपना ये वाला पार्ट आया, ये कौन सा है, ये है अपरिमेय संख्या। कौन सा, अपरिमेय संख्या का। और ये क्या है, परिमेय का। ठीक है, बात समझ आ गई। दोनों में साइड आ गया हमको। चलो आई थिंक ये सब बन जाएगा। और इसमें ना एक सवाल बचता है, हाँ, इस 3rd नंबर जो है इसको बता देते हैं ना। ये थोड़ा सा क्या है ना, कठिन भी लगता है बच्चों को, है ना। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को लगता है। चलो 3rd नंबर जो सवाल लिखा, मैं सवाल नहीं लिखूँगा, मैं ना पढ़ के बता देता हूँ। इसमें आपको लिखने में समझ आया होगा तो इसलिए। इसमें लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C है ना, और उसके व्यास मान लीजिए D है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। जो पाई अपना होता है उसको क्या लिखते हैं हम, पाई को क्या लिखते थे, जो पाई होता है अपना वो क्या होता है, एक काम करते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है ये बताओ। वृत्त की जो परिधि को क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस होता है, ये कितना होता है 2πr होता है, 2πr, ओके। और 2r बराबर क्या होता है, D होता है, यानी, है ना, इसको ऐसे लिख दो 2r पाई, ओके। तो ये जो होता है ये D मतलब व्यास होता है ना, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, D मान लेता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा D पाई, ओके। सो ये C हो गया। अब पाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बताओ, यहाँ पर पाई बराबर क्या आ जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा C/D, है ना, ये हो जाएगा। इसमें यही बोल रहा है कि आपको याद होगा कि हम पाई को क्या मानते थे, सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि और डायामीटर यानी D के अनुपात मानते थे, है ना, जिसको अर्थात पाई ओवर बराबर C/D होता है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध कर रहा है। प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, मतलब ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको हर बटा अंश के रूप, इस अंतर क्या बोलते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, है ना। देखो पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, मैंने आपको बताया था, तो ये C/D के रूप में कैसे लिख पा रहे हैं, मतलब कोई अपरिमेय संख्या उसको तो हम यानी P/Q को फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, उसी को तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्यों लिख पा रहे हैं कि पाई बराबर C/D होता है, ओके। तो क्या रीज़न है इसका, देखो जो पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू क्या पढ़ते हो, पाई = 22/7, और क्या पढ़ते हो, पाई की वैल्यू 3.14 या और आपको ज़्यादा याद है तो 159, ठीक है, इतना पढ़ते हो। बट ये एक्चुअल पाई की वैल्यू नहीं होती है, है ना, ना पाई की वैल्यू 22/7 होती है और ना ही पाई की वैल्यू 3.1415 नहीं है। पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने शायद आपको बताया था क्लास 10th में, आपकी क्लास में बताया था। जो पाई की वैल्यू होती है वो किससे बड़ी होती है, ये 22/7 से छोटी होती है, ठीक है, 22/7 से छोटी होती है और 3.14
159, इससे क्या होती है, बड़ी होती है। 22/7 की वैल्यू क्या आती है, पहले ये देखो, 7 तरीके 21, फिर 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 तरीके 21, 1 7 एकम 7, 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, है ना, 6 7 8 56, हाँ यही होता है। ठीक है, कितना होगा, 1 4 2 5, 1 4 2 8 आ रहा है ना, यहाँ पर 1 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके बीज की वैल्यू होती है पाई। ओके, पाई क्या होती है ना, इसके बीज की वैल्यू होती है ये वाली, ना तो ये इसके इक्वल होती है ना ही इसके इक्वल होती है। तो जब जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ना पाई की वैल्यू, ये क्या है, इसका सन्निकट मान है ना, क्या है इसका सन्निकट, यानी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। तो अगर ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती तो हम इसको C/D के फॉर्म में नहीं लिख पाते, है ना। अगर ये वाला है 3.1415 लेके चलते हैं, तब जाके हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर C/D के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये किसके बराबर होगा, लगभग C/D के बराबर होगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ करना गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहाँ पर हम बोल देंगे कि, लिख देते हैं यहाँ पर ना, हम पाई का लिखो है ना, पाई का सन्निकट मान इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल या यूज़ है ना, इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पाई बराबर C/D लिख सकते हैं, पाई बराबर C/D लिख सकते हैं। अतः यहाँ पर कोई भी विरोधाभास या अंतर विरोध नहीं है ना, कोई भी विरोधाभास, सिटी वाला सो होगा क्या, नहीं है, विरोधाभास आई थिंक यही होगा, नहीं तो खा खटकोण वाला हो सकता है। विरोधाभास, कोई भी विरोधाभास नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का जवाब रहा, है ना। तो अगर यहाँ पर आता है एग्जैक्ट के लिए तो बोल देते गलत है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। सो हम बोल सकते हैं कि कोई विरोधाभास नहीं है, यही पेपर में लिखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं पर और कोई जवाब लिखा होगा तो आई थिंक अगर वहाँ पर अगर प्रूव करने की बात हो रही है कि C/D बराबर पाई होता है, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा को क्या करता है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन को क्या करता है, वायलेट कर रहा है ना, तो नहीं होगा। अगर कहीं पर दूसरा रीजन आपको मिल रहा है कि पाई को C/D के फॉर्म में हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। क्या करना है, संख्या रेखा पर रूट 9.3, है ना। चलो इसको बता देते हैं जल्दी से ना। क्या करना है, संख्या रेखा पर रूट 9.3, इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला क्या बताया था, है ना, कैसे करेंगे। पहले ये देखो, मैंने क्या बोला था, जो 9.3 है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 9.3 का एक यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचो। कितने का, 9.3 का, ध्यान रखना 9 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, 9.3 यहाँ से यहाँ तक का, ध्यान रखना ये। ओके, फिर क्या करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबाई का, यानी कि 1 का। ओके, क्या करो, ड्रॉ करो। इसके बाद ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो। क्या करो, दोनों को ऐड करो, 9.3 प्लस 1 को ऐड करो, तो कितना बचेगा, 9.3 प्लस 1, और इसका हाफ ले लो, यानी आधा। ओके, तो कितना बचेगा, 9 1 10.3 बचेगा, है ना, बटा 2 करो तो कितना आएगा, 2 5 10 दशमलव, फिर 2 1 कम 2 और 2 5 10, 5.15 आएगा। कितना आएगा, 5.15
5.15। अब 5.15 यानी कि इसका आधा आएगा, तो यहाँ पर कहीं पर हाफ लगाओ, हाफ मान लो यहाँ पर आया, कहीं पर ज़्यादा हो गया क्या, यहाँ पर हो रहा, हाँ ठीक है। तो ठीक है, इसको मान लो ओ, क्या मान लो, ओ मान लो, ओ मान लिया हमने। तो ये इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5.15 हो गया। ठीक, अब क्या करो, बी से लेकर एक परपेंडिकुलर खींचो, और एक काम करते हैं, 5.15 का एक क्या करो, एक सर्कल बना दो। तो ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो हाफ सर्कल बना दो, 5.15 रेडियस का लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। हाँ, अब क्या करो, ये बी से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। अब किसी को ये लगेगा कि हम आखिर इन पॉइंट को मिला करके भी सर्कल खींच सकते हैं, लेकिन सर्कल खींचने के लिए सर्कल बनाने के लिए, सर्कल को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए हमको एक रेडियस चाहिए ही चाहिए। बिना रेडियस के हम सर्कल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इक्वल डिस्टेंस पर करने हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से बना के यहाँ पर ऐसे मिला दो, है ना। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, उसके लिए क्या चाहिए हमको, उसके लिए हमको रेडियस चाहिए। बिना रेडियस के हम नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हमारे पास बी हो गया, यहाँ पर पॉइंट डी, ओके। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ओके, इसको क्या करो, इसको मिला दो इससे। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 5.15 की। अब इसकी लंबाई कितनी बचेगी बताओ, ये टोटल लंबाई कितनी है, 903। 903 में इसको घटा दो, कितना बच जाएगा, यानी कि 9.3 माइनस 5.15। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 0 आ जाएगा उधर। तो 10 में 5 गए 5, और 2 में 1 गए 1, ठीक है। ये कितना, 9 में 5 गए 4, 4.15 आएगा ना। ये कितना आएगा, 4.15 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, हाँ 9.3 आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हमारे पास आ गया। तो हाँ, तो अब क्या करोगे, ये जो रेडियस है बी डी, इसको रेडियस मान करके आगे इसको बढ़ा दो लाइन को, और ये 0 हो गया, ये जो भी है 9.3, और ये इधर ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बी डी मतलब ये नंबर लाइन बना लो इसको, है ना, ये नंबर लाइन बन रही है, इसको और आगे तक बढ़ा दो। अब ये रेडियस ले लो, बी डी रेडियस का खींचो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट करेगा, या इसके पहले भी आ सकता है, थोड़ा रियलिस्टिक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डी डैश मान लो, है ना। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, √9.3, ठीक है, √9.3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब लिखने की बात आएगी कि आखिर लिखना कैसे है। तो यहाँ पर लिख देना पहले, इस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 9.3 इकाई का, सेंटीमीटर क्या लिखा, कुछ तो लिखा होगा ना, सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी होगा इसमें। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इकाई लिख देना यहाँ पर, है ना। कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख देना। फर्स्ट सबसे पहले 903 इकाई का हमने एक रेखाखंड खींचा, जिसका नाम हमने ए बी रखा। ए बी को बिंदु सी तक बढ़ाया, जिसकी लंबाई 1 है। अब इसका हाफ लेकर के बिंदु ओ को मार्क किया, है ना। फिर जो भी हाफ आया, उस हाफ रेडियस का हमने त्रिज्या बनाया, वृत्त बनाया। और वृत्त बनाने के बाद हमने क्या किया, बिंदु बी से एक परपेंडिकुलर या लंब खींचा, जो वृत्त को बिंदु डी पर क्या करता है, टच करता है या कट करता है, ओके। फिर क्या किया हमने, ये सर्कल मतलब जो अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये इसकी जब लंबाई आ जाएगी √9.3 आ जाएगी। इसको जब सोल्व करोगे ना तो आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को सब करोगे, फिर इसका रूट करोगे तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, हमारा ये लंबाई आ जाएगी। फिर बता देना कि हमने बी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो इस प्रकार से हम √9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाए हैं। बात ख़त्म, ओके। चलो
अब इसके बाद हाँ, हरों का परिमेयकरण ही करना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना समाप्त करते हैं। और परिमेयकरण है तो इसको आप लगा लेना। कितना है 1.4 है। तो जिसमें मेन सवाल था उसमें केवल वही था, एक थर्ड नंबर जो सवाल मैंने बताया था परिमेयकरण वाला, क्या बोलते हैं उसको, परिधि वाला है ना, π/c/d, वही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद तो ऐसे ही था। ओके, चलो इसको मिटा देते हैं। और ये आपका प्रश्नावली समाप्त हुआ। आप क्या पढ़ेंगे, ये लेक्चर नंबर 9 था शायद, हाँ ये लेक्चर नंबर 9 था। अब पढ़ेंगे हम एक है अगला टॉपिक जो अपना है वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, है ना। घातांक ने कितने सवाल हैं इसमें, चलो घातांक नियम है और फिर समाप्त हो जाएगा ये। चलो एक लेक्चर और है। ओके, अगले लेक्चर में 1.5 भी करेंगे और साथ में जो उसके नियम है घातांक में वो भी करेंगे। तो एक लेक्चर और, यानी 10 लेक्चर में समाप्त। फिर क्या करेंगे लास्ट में, सुन लो, लास्ट में जो अपना जो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 11 होगा, उसमें हम पूरा जो चैप्टर हम पूरा पढ़े हैं तो उसका हम क्योंकि रिवीजन कर लेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो एक साथ पूरे क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे एक साथ पूरा। ठीक है, एक चैप्टर का कंप्लीट, और ये सभी चैप्टर के साथ करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे।